बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का अमेरिका का कामयाब दौरा, जनरल कुराला को खराज तहसीन पेश किया, दूसरे दीगर ममालिक के भी जो वहाँ पर आए हुए थे आर्मी से रिलेटेड उनके जर्नल्स, उनसे उनकी मुलाकात हुई। कामयाब दौरा, उसके अलावा पाकिस्तानी डायस्पोरा से इंटरेक्शन भी हुआ। इसके साथ साथ हम देखें तो भारत के सीने पे मोंग दलने के लिए ये विज़िट भी काफ़ी है। पहला जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाकर और ये कहा था कि मेरे लिए खुशनसीबी है कि मेरी उनसे मुलाकात हो रही है, उसके बाद तो सफ़े मातम भारत में भिज गई। उनके आर्मी चीफ़ के बाद जो उनके आर्मी के डिफेंस के जो हवाले से बातें होती रहीं, उनके अपने फ़ौजी और एनालिस्ट अब बता रहे हैं, तो उनके एयरफोर्स के चीफ़ को अचानक ख्वाब से ये चीज़ नज़र आई और 3 महीने बाद जागे कि हमने पाकिस्तान के F-16 और पाकिस्तान के अंदर घुस के कुछ उनके जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया था, जो कि एक घिसा पिटा और जिसे कह सकते हैं ना कि ऐसा बयानिया जिसको शिकस्त खुर्दा बयानिया कहा जाता है। मतलब वही कि लड़ाई के बाद कोई मौका याद आए तो वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। उसके साथ साथ भारतीय प्रॉक्सीज जो बलूचिस्तान में सरगर्म है उस पर बात करेंगे। KPK में दहशतगर्दी की जो वेव है, बाजोड़ और दीगर अजला के अंदर अगर हम देखें तो एक तरफ तो हमें अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बयान देते नज़र आते हैं, वफाक के ऊपर गर्म नज़र आते हैं, दूसरी तरफ उनसे जिरगे के बाद भी हालात व वाक़यात संभलते नज़र नहीं आते। दहशतगर्दों को बैरूनी मदद के शवाहिद भी मिल गए। फिर अभी हमने 47 खारजी जो हैं उनको पाकिस्तान दाखिल होने से पहले ही सफ़े हस्ती से मिटाते हुए देखा, फुटेजेस चली, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी फोर्सेस की। और साथ साथ बात करते हैं तो इस वक्त जो सियासी तनाजुर में मामलात चल रहे हैं उनको भी देखा जाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, जो कि मिसाक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर जनरल भी हैं, उसके अलावा दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं और जवानान पाकिस्तान के रोए रवा भी हैं। सरबराह हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आसिम साहब। सबसे पहले आर्मी चीफ का अमेरिका का दौरा है और आपको पता है सेंटकॉम के जो जनरल कुराला है उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको खराज तहसीन पेश किया गया और उसमें भी बड़ी सेलेक्टिव दुनिया से जो कमांड थी उसको बुलाया गया था। इस दौरे को आप कैसे देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि इतनी कम मुद्दत के अंदर फील्ड मार्शल आसिम साहब का जो दौरा है, दूसरा दौरा, एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक वो वक्त था जब एक इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी और पाकिस्तान जंग जीत कर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सुरखरू हुआ था। एक वो दौरा था जिसको गैर मामूली नौयत का दौरा यकीनन कहा जा सकता है। दूसरी जानिब जो है सेंटकॉम के कमांडर जनरल कोयरेला जो है वो पाकिस्तान भी तशरीफ़ लाए और नेटो के तहत जो है वो मीटिंग एक हुई जिसके अंदर मुख्तलिफ सरबराहान जो इस खिते के थे, रीजनल फोर्सेस कमांडर्स जो थे, उन्होंने शिरकत की और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर ये मेरे ख्याल में एक बहुत उम्दा एक इकदाम था जिससे पाकिस्तान को एक बहुत तक़वियत पहुंची दिफाई और मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक मामलात के ऊपर। आप जनरल कोयरेला को पाकिस्तान ने जो है वो आपको मालूम है एक आला सिविल एजाज़ से भी नवाजा और उसके बाद जो है वो क्योंकि सेंटकॉम इसलिए अहम होता है क्योंकि पाकिस्तान और इस रीजन के अंदर जितनी उनकी अस्करी तनसीबात हैं और उनके अस्करी मामलात हैं वो सेंट्रल कमांड के नीचे आती हैं, जिनका बुनियादी तौर पे हेड ऑफिस जो है वो टेम्पा फ्लोरिडा के अंदर मौजूद है। इसलिए सेंटकॉम का कमांडर जो है वो पाकिस्तान के जो दिफाई मामलात हैं उनके अंदर ख़ास तौर पे दिलचस्पी रखता है क्योंकि पाकिस्तान को मुमताज़ मुकाम हासिल है बतौर न्यूक्लियर एक ज़िम्मेदार रियासत के। दूसरी जानिब जो है वो एक पाकिस्तानियों के साथ इंटरेक्शन का सेशन भी मिला और ज़ाहिर है जब इतने हाई लेवल जो एक शख्सियत जब जाती है अमेरिका के दौरे पे, जिसको सदर ट्रंप का एक ख़ास जिसको कहते हैं कि आशीर्वाद भी हासिल है और सदर ट्रंप की एक उनके साथ पर्सनल मेरे ख्याल में एक बॉन्डिंग ऐसी हो गई है। और आप देखें कि नरेंद्र मोदी कैसा कनाडा से दुम दबा के क्रोएशिया भाग गया क्योंकि उसको ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि सदर डोनाल्ड ट्रंप उसको मजबूर करें और जय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से उसकी कोई एक गैर रस्मी मुलाकात तय कराई जाए, जिसके अंदर जाहिर है फील्ड मार्शल साहब ने तो अल्हम्दुलिल्लाह फतह याब चेहरा सामने रखना था। नरेंद्र मोदी का वही कुछ सिंदूर लगा हुआ, कुछ तंदूर से जला हुआ और झुलसा हुआ चेहरा मौजूद था। अब जो आपने बड़ी अच्छी बात की उनके जो एयरफोर्स चीफ हैं जो एडमिरल
सॉरी एडमिरल कह रहा हूँ, एयर मार्शल एयर चीफ अमरप्रीत मार्शल। सिंह। हाँ, अमरप्रीत सिंह जो हैं एयर मार्शल। अब मसला ये है कि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है हैं तो आपको पता है सिख हैं, और सिखों के 12 बजते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इनके 3 महीने के बाद अब 12 बजे हैं, इनको ये ख्याल आया है कि जनाब वो तो फिर हमने भी 5 जहाज गिराए थे, तो वो 5 जहाज का क्या जिक्र किसी मगरबी मीडिया ने या इनके अपने नहीं, उनके मीडिया ने सीडीएस के या बयानात को भी अमेरिका। अगर आप देखें ना अब्दुल्ला, और उसके बाद उनके जो मिलिट्री अटैची थे वो एक कॉन्फ्रेंस में जब शरीक हुए तो वहाँ पे भी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता माना कि हाँ हमारे नुकसानात हुए। अब उन्हें जब मान लिया डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया और बबांगे दोहल बोला कि पाकिस्तान ने 6 जहाज़ जो हैं इंडिया के गिरा दिए, तो अब उनको याद आया ये तो हमारे मुंह पे चपेट पड़ गई है, तो अब उनको 5 जहाज़ पाकिस्तान के 6 जहाज़ याद आ गए। वो मैंने आपसे वही कहा ना, उनके 12 बजे हैं, सिखों के 12 बजते हैं तो फिर वो उनको याद आ जाता है। वो जो इंडोनेशिया के अंदर उनके दिफाई अटैची ने ये बात कही थी जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, और इसी तरीके से जो जनरल अनिल चौहान जो कि सीडीएस हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी। तो ये एक मेरे ख्याल में सवाए अपने मुंह पे मजीद कालक में इजाफा करने के इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा साथ ही ख्वाजा साथ आसिफ साहब ने बयान दिया। उन्होंने कहा जी इन्वेंट्री खोलें, इंस्पेक्शन करवाएं, दोनों ममालिक खुले दिल से हम ओपन करके दिखाते हैं हमारे जहाज किधर हैं और आपके जहाज किधर हैं, आपकी बेसिस का क्या नहीं, हाल हुआ था। आसिफ साहब वो नहीं दिखा सकते। मैं आपको ये एक इतला कर दूं, आप तो खैर माशाल्लाह किसी को सूरज को चिराग दिखाने की बात है। तकरीबन जो हैंगर्स में खड़े हुए, जो उनके पेंट्स में खड़े हुए जहाज थे, 38 उनकी तादाद बनती है। वो जो हमारे पास जिनका 6 जहाज का हम जिक्र करते हैं, ये वो जहाज हैं जिनके हमारे पास पूरे सिग्नेचर्स और जिनको हमने ट्रेसेस शूट मौजूद डाउन हैं। किया था हाँ, हवा में। अच्छा, जी, अब मैं इसी जिनकी बात के शुरू से वीडियोस बात हैं कर रहा हूं हमारे पास। अब्दुल्ला साहब कि हमने श्रीनगर एयरबेस पे, भटिंडा पे, पठानकोट पे, आदमपुर पे, उधमपुर पे हमने जो वहां पर हमला किया और उसके बाद वहां पर जो तबाही हुई, जिसको उनके अपने मीडिया ने रिपोर्ट किया कि तमाम बेसिस जो हैं वो आग के गोले में तब्दील हुई हुई हैं, तो इससे अंदाज़ा यही हो रहा था। और यहाँ तक भी रिपोर्ट हुआ कि वहाँ पे खड़े जहाज़ों को नुकसान पहुँचा है। जी, जी। मैं बिल्कुल यही तो मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ कि आखिर उनके जो एयरपोर्ट्स के ऊपर बमबारी हुई और वहाँ धुएँ के बादल देखे गए और धमाके सुने गए, तो वहाँ जहाज़ थे ना, ये मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ। तो इन्वेंट्री अगर खोली ना, तो फिर तो बहुत कुछ और निकल आएगा चीज़ें, तो इसलिए बेहतर यही है। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए कि उन्होंने जो अभी ऐलान किया है 12 और 13 अगस्त को अपने जहाज़ों को एक जंगी मश्क के लिए, उसमें वो ये चेक करना चाहते हैं कि उनके जो जहाज़ हैं वो कितने कारआमद हो सकते हैं। पाकिस्तान को भी एक पैगाम दिया जा रहा है कि हम जो है वो अभी जंग का मूड ख़त्म नहीं हुआ। और तीसरी जानिब जो है मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अपनी अस्करी ताकत को एक दफ़ा फिर ज़लील करवाने के लिए पाकिस्तान के सामने ला खड़ा करना चाहते हैं, अपने मिसाइल्स को टेस्ट करना चाहते हैं और अपनी फ़ौजी सलाहियतों को जाँचना चाहते हैं। दूसरी जानिब भारत जो है, आपके इल्म में है कि एक बहुत बड़ा असले का ज़ख़ीरा जो है वो फिर से जमा करना शुरू कर दिया है, और इसका इन्हिसार जो है मगरबी असले के ऊपर भी होगा। और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए गए हैं नरेंद्र मोदी की जानिब से। ख़ास तौर पे आपने देखा ट्रेड टैरिफ जब 25% मज़ीद उसमें इज़ाफ़ा हुआ, तो अब की जो ताज़ा इतलात हैं वो ये हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर मोदी है, ये हर जगह पाकिस्तान के सामने भी सरेंडर करता है, अमेरिका के सामने भी करता लेकिन है। अब्दुल्ला, लेकिन यहाँ पे हम हमने देखा है कि वो अपने गोल पोस्ट चेंज करने में बड़ा माहिर है। अभी चीन की तरफ उनका रुख है और सुना है कि मुलाकात के लिए जो एससीओ की मीटिंग है उसमें वो भागा भागा जाएगा और शी जिनपिंग से मिलने की तैयारी है। देखें, बिल्कुल ये उनका हक बनता है मेरे ख्याल में। और वो, लेकिन आपको याद है आसिम साहब कि जब सोवियत यूनियन की एम्पायर कोलैप्स की अफगानिस्तान में, तो इन्होंने जल्दी जल्दी जो है अमरीकी जहाज़ के ऊपर जो है अपने आप को ले आए। लेकिन अमरीकी जहाज़ के कोलैप्स के बाद जो है ये कुछ शशोपंज में मुब्तला थे। अब जब अमरीका की तरफ से इनको बुरी तरीके से धुतकारा जा रहा है और आए दिन जो है आड़े हाथों लिया जा रहा है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है अब ये चीन के करीब हो रहे हैं। लेकिन चीन के साथ
इतना आसान नहीं होगा। चीन को अच्छी तरीके से मालूम है कि मगरबी दुनिया जो है इनको एक काउंटर वेट के तौर पर चीन के मुकाबले में इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि इस रीजन में और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी चीन के साथ कोई मुखासमत हो या उनकी ऐसी कोई अस्करी कुव्वत हो जिसके तहत वो चीन को बैलेंस कर सके। भारत अकेला मुल्क बैठा है। अभी भी मेरे ख्याल में हनूज दिल्ली दूरस्थ वाली बात है। अमेरिका जो है उसने पूरा पलड़ा जो है वो तब्दील नहीं किया। भारत को वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में अपने मुकाम पे लाना चाहता है, लेकिन डील वो भारत के साथ ही करेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी जानिब चीन का तकरीबन 137 बिलियन डॉलर का भारत के साथ ट्रेड है, इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जो तीसरी अहम चीज है वो है आसिम साहब, देखिए कि अमेरिका की एक ख्वाहिश है कि वो इस खित्ते के अंदर बिलखसूस पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर तेल और मादनियात को एक्सप्लोर करे। अब एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ ईरान बैठा हुआ है, और ये दोनों के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ उस वक्त में जब जरूरत थी पाकिस्तान को, इन्होंने हमारे साथ वो भाईबंदी जो है वो निभाई है, तुर्किया ने निभाई है। ऐसी सूरत के अंदर मुझे नहीं समझ आ रहा कि अमेरिका को अगर हमने यहाँ ज्यादा रूम दिया तो मुमकिन तौर पर जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि चीन जो है वो भी कोई जरा झुकाव जो है वो भारत की तरफ वक्ती तौर पर दिखा सकता है, क्योंकि एक तरफ उनके इक्तसादी मामलात हैं, नहीं, दूसरी तरफ उनकी तनाज़ात का भी मुखालफत। मसला है। LAC की बात की जाए, गुलवान की बात की जाए, तो हमें बहुत कुछ ऐसा नज़र आता है कि चीन ने तो लात रखी हुई है भारत के चिकन नेक के ऊपर। 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तो उनसे छीन लिया हुआ है। जी बिल्कुल, और अभी तो आपको मालूम है कि वो ब्रह्मपुत्रा दरिया के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहे हैं, जिससे जो है 60% जो ब्रह्मपुत्र 80% सॉरी 80% दरिया ब्रह्मपुत्रा जो है वो सूख जाएगा। और जाहिर है इससे एक बहुत बड़ा जो स्ट्रेटेजिक उनको नुकसान है वो भी हो सकता है। इसके अलावा दिफाई नुकसान मौजूद है। उसके अलावा जो भारत जिस तरीके से जो चाइना जो है वो इस इलाके के अंदर अपना फैलाव कर रहा है, और उसने तमाम नाम भी तब्दील करके जो है चीनी जबान में इस इलाके के नाम रख दिए हैं। इसका मतलब यह है कि चीन जो है वो स्ट्रेटेजिक तौर पर, डिफेंस तौर पर और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल तौर पर जो है आहिस्ता आहिस्ता भारत के लिए टफ टाइम दे रहा है। इसलिए जैसे अभी आपने गलवान की बात कही है, चिकन नेक की बात कही है, लेकिन साथ लद्दाख के अंदर जिस तरह से फिस्ट फाइटिंग हुई थी और 67 भारतीय सोल्जर जो थे उनको चाइना ने मुर्दार किया था, तो ये भी एक बहुत बड़ा चीन के लिए एक मेरे ख्याल में चैलेंज है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं समझता हूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका एक दौरा अमेरिका, उसके अंदर मुख्तलिफ मुलाकात उनकी जो है वो होंगी और हुई भी हैं, और उसके अंदर जाहिर है उनके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो भी मिलना चाहेंगे, और उनके जो डिफेंस रिलेटेड लोग हैं वो भी चाहेंगे कि वो जनरल जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से जो है वो इस्तिफादा हासिल करें, खास तौर पे किस तरह से ईस्टर्न टेक्नोलॉजी जो थी वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को जेर किया, किस तरीके से हमारी डिफेंस स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी, और किस तरीके से हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन थी, जो कि हमने पहले ही बात की हुई है कि हम ऑफेंसिव पे जा रहे हैं। डिफेंसिव पॉलिसी के दिन जो थे वो खत्म हो गए। इसलिए अब जो सूरत हाल बन रही है उसमें दो चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं। पहली बात यह है कि मगरिब जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल फरामोश कर दिया था, एक दफा फिर पाकिस्तान की कुर्बत जो है वो इख्तियार करना चाहता है। उसके लिए जाहिर है मशरिक वस्ता के हालात भी हैं, लेकिन याद रखिए कि जो मगरिब है, अमेरिका है, वो नथिंग इज फॉर फ्री ओवर देयर। वो आपसे जो है इसराइल के हवाले से और मशरिक वस्ता में होने वाली जो नई इस टाइम पे डेवलपमेंट है उसके लिए पाकिस्तान का कहीं ना कहीं साथ चाहेंगे, जो कि हमारे लिए जाहिर है एक बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी जानिब वो आपको चीन से एक आइसोलेशन की पॉलिसी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो चीन से आपको डिस्टेंस करना चाहेंगे, और ये चाहेंगे कि चीन और अमेरिका के दरमियान में एक बैलेंस कायम किया जाए। देखें, चाइना ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो की है, उन्होंने खून से अपनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, और साथ ही साथ जो है वो टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं, वो हमें जो है मुआशी इस्तेहकाम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको दुनिया के हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे आपको जो है वो आपका साथ देते हैं, वीटो करने में साथ देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चाइना को इतनी आसानी से हम साइड के ऊपर नहीं रख पाएंगे, जी और बिल्कुल अगर सही कहा चाइना आपने। को ये खतरा हुआ,
अगर ये चाइना को खतरा हुआ कि पाकिस्तान कहीं उनसे दूर हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी का वो इस्तकबाल बड़ा जोर शोर से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपने ख्यालात से हमें आगाह किया। हम लेंगे वक्फा यहाँ पे और वक्फे के बाद अपने दूसरे गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ शामिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम। अजहर साहब, ये बताइएगा कि हकीकी आज़ादी और 14 अगस्त अब हमारे पूरी कौम इसको मना रही है। 5 अगस्त को तो हमने कोई कामयाबी ख़ास तौर पे देखी नहीं पाकिस्तान में कि वो जो तहरीक के अंदर जान थी। अब 14 अगस्त के बारे में कहा जा रहा है, तो वो मुझे एक पैटर्न याद आ रहा है कि सड़कें ब्लॉक कर दो, 5 गाड़ियाँ आगे लगा दो, 5 गाड़ियाँ पीछे, बीच में कुछ झंडे लगा दो, तो एक बहुत जमे गफ़ीर नज़र आ जाता है ट्रैफिक ब्लॉक करके। तो यही कोई वीडियो शेडियो तो नहीं बनेगी कि हकीकी आज़ादी आ गई है? आसिम साहब देखिए, मैं तारीखी तौर पर आप अगर मेरे प्रोग्राम देखी हो या बाकी चीजें देखी हो, मैं अप्रैल से एक बात कर रहा हूँ कि सितंबर दमादम मस्त कैलेंडर होगा। अच्छा, फॉर नंबर ऑफ रीजन है। सितंबर की बात। रीजन में आपके साथ, अच्छा, मैं वन ऑफ द मेन रीजन कर दूं, नवंबर बहुत है आप। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं मुख्तार गल बद गई है, यानी उन बात सितंबर में आ गई है। अब एक्सटेंशनों का दौरा तो आपके पास तो पता है। हाँ। और ये सब चीजों को आइसोलेशन में नहीं देखना, समझ में बहुत, यानी आम आदमी को समझ में आ जाएगा क्या हालात है। अच्छा, और मैं जब अप्रैल में कहता था उसकी वजह थी, लोग कहते थे इमरान खान साहब ने बाहर आ जाना। मैंने कहा था नहीं, ये छुट्टियां चल रही हैं। 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब के सुप्रीम को अब देख रहे हैं, इनके खिलाफ तो ट्रायल जो कुछ भी है सारे अभी तक तो जो अभी में आप कंस्पिरेसी की बात कर रहे हैं वो तो कोई चीज सामने नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते में केस लगा है, चलिए अगले हफ्ते में नोटिस होता है, तो मैं अगस्त या सितंबर के पहले अवाइल के अंदर इमरान खान साहब की जमानतें वहां देख रहा हूँ। फिर है 171.25 मिलियन पाउंड का केस, जो 190 मिलियन पाउंड का मशहूर कहा जाता है। वो भी सस्पेंशन दूर नहीं है, वो तो ठीक है, आपने केस फिक्स नहीं किया, सितंबर में मुश्किल हो जाएगा, इनके गले पड़ जाएगा केस, और वो भी सस्पेंशन लिखी हुई है। नोट कर लें, ये बात आपको बता दूं, मेरिट के ऊपर बात बता रहा हूं आपको। लेकिन सजाएं तो आपने देखा है कि और बड़ी 9 मई की सजाएं शुरू हो चुकी हैं, उसमें भी उनका नाम केसेस शामिल है। फर्क नहीं पड़ता, देखिए मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए उसकी वजह ये है कि हाइब्रिड प्लस का जो निजाम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन को देखिए, जहाँ 26वीं आईनी तरमीम की तबाहकारी है, मैंने बहुत पहले बताया, लोग कहते हैं 26 सिर्फ अदलिया है, मैंने कहा नहीं, 3 आपने देख लिए। एक तो अदलिया की तबाह बर्बादी, यानी हम आप वकील समझते हैं, अब केसों, अब लाहौर हाईकोर्ट का तो बुरा ही हाल हो गया। यहाँ तो मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा बैठी है, वो तो इस तरह सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, केस फिक्सेशन लगता नहीं है। अभी देखे ना, अपीलें फाइल की थी ना, सस्पेंशन की दरखास्त आनी थी ताज गुल की और एजाज चौधरी की, वो अच्छा वो अपने पास लगा ली है। अब हमें तो पता है 7 जजेस कौन कौन से है, वो मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ इंसाफ और कानून की बात हो। दूसरा जो आपके सामने रखना चाहता हूँ ना, 9 मई में जिस दिन आया ना, देखिए मिलिट्री कोर्टों को बड़ा शोर डाला कि बड़ी एविडेंस है। अगर बड़ी एविडेंस थी तो अब अपील का राइट दिया गया, 45 दिन का गया, तो अभी तक क्यों नहीं बनाया? दे अपील का राइट, वो कोई सजा नहीं बचनी। और उसके बाद ये 9 मई वाला प्रोसेस सारा 7 चल के देख रहे हैं, वो लोगों को अब यकीन ही नहीं आ रहा। यानी लोग, मुनीफ फारूक ने देखे एक प्रोग्राम में कहा, उसने कहा अगर 9 मई का अवाम ने को असर लेना होता तो अपना 8 फरवरी के इलेक्शन में लोग ना निकलते। लोग ने उसका बयानिया जो भी है मुस्तरद कर दें, जो मैं ये नहीं कहना चाहता, हुआ बहुत बड़ा बसानिया है 9 मई का, लेकिन सारी चीजों को आइसोलेशन में नहीं देखना। अब जो हुआ है ना कि ये मईशत की बड़ी, आज आप देखें अपना जुबैर ने अपना इनकी पेंटें उतार दी, $15 बिलियन, इनके पास $4 बिलियन बता दिया। जो IMF का डिफॉल्ट कर रहा था, क्या रिकॉर्ड में चीज है ना, जुबैर हमारे साथ तो नहीं थे उस वक्त, जुबैर उस वक्त मुस्लिम लीग के साथ थे, जब भी वो थे उन्होंने वो भी बता दिया। फिर अगला जो आप लाएअमल जो हम कहते आ रहे हैं ना बजट में, लेकिन नजर साहब बात तो ये है ना कि लाएअमल जो भी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन उसकी क़यादत जो है वो इस्तेकाम आइन पार्टी क्यों कर रही है? देखिए हमारी सजेशन थी, मैंने बहुत पहले सजेशन दी थी, मैंने उसकी वही की, अब देखें अपोजिशन को लेकर चलना है। हम पे इल्जाम था कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अब तो देखिए जो हम कह रहे हैं हमसे ज्यादा कह रहे हैं। तरीके तहफ़्फ़ुज़ यार महमूद अजहर से सारी बातें सुन ले, शायद खाकान अब्बासी की सुन ले, मुस्तफा नवाज खोकर की सुन ले, मिफ्ता इस्माइल की सुन ले, लेकिन इनमें कोई ऐसी क्राउड पुलर कोई जमात नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को आपने खो दिया है।
देखिए याद रखिएगा, क्राउड पुलर तो एक ही नाम है, उसका नाम इमरान खान है। जब ये निकलेंगे तो इमरान खान निकल रहा है ना, जब अपोजिशन की जमातें सारी निकलेंगी तो इमरान खान निकल रहा है। और ये वाली सजेशन जो है ना, ये मैंने 5 अगस्त वाले दिन दे रही थी कि 13 अगस्त की रात को या 14 को बकायदा, या आप यानी देखिए पाकिस्तान हमारा भी है ना, किसने कहा है कि हम पाकिस्तान की आजादी के खिलाफ है? हम पाकिस्तान की आजादी जो उस वक्त हासिल की थी, आपकी आजादी, वही एक ही आजादी की बात हो रही है, उस आजादी की खुशियां मना रहे और चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को 14 अगस्त को आजादी मिली थी, वही आजादी इस निजाम से मिल सके। और इसमें अब याद रखिएगा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान के साथ ये बड़ा शोर डाले ना कि ताजर साथ मिल गए, कोई ताजर साथ नहीं मिल रहा। ताजर भी अब सड़कों में नजर आएंगे, आपको मजदूर सड़कों में नजर आएंगे, आपको तलबा सड़कों में नजर आएंगे, आपको किसान सड़कों में नजर आएगा। लेकिन नजर साहब, बानी के साहबजादे तो पाकिस्तान आ नहीं रहे, ठीक है, दूसरों की औलादों को हम क्यों इस्तेमाल करें? ना आसिफ साहब देखें, कब का वीजा अप्लाई किया हुआ है, तो अपना डर और खौफ नहीं, अब तो वो ट्रैकर नंबर भी दे दिए, तो दे देते वीजा। जब वीजा दे देते फिर कहते ना बात करते हैं, तो डर और खौफ इतना है कि आप अंदाजा लगाएं, वो बच्चे सिर्फ अपना अमेरिकन मुख्तलिफ चैनल पे जाकर बैठे हैं, 2 घंटे की मुलाकात करानी पड़ गई इनको। शर्म से डूबने का मकाम है साइबर निजाम के तहत। और आसिफ साहब देखिए, मैं बात आज से नहीं कर रहा, मैं 3.5 सालों से आपके सामने है, लोगों को नजर आ रहा है, 3.5 साल से बता दे को करप्शन का बड़ा स्कैंडल। अभी तो सिर्फ वो तो एडीसी जो निकला है अपना ख्वाजा आसिफ वाला, वो 70 करोड़ की तो उसकी है। और कमाल की बात है, मालिक साहब ने 2000 अरब की बात की है, अल्सार अब्बासी साहब 1000 अरब की बात कर रहे हैं। और हमें अब हमें देखे ना, हम तो सब समझ रहे हैं, हमें बताया जा रहा है जनाब एडीसीआर को एक को पकड़ लिया। ओ भाई, वो एक थोड़ा है, यहाँ तो अरब रुपए की बात है। अच्छा जी, वो सीसीडी ने कार्रवाई की, मुस्लिम लीग के फलां के घर में चलेगी। ओ यार, ये बेवकूफ बना रहे हो, मैंने अभी लिखा है सीसीडी। यानी देखिए इन्होंने आसिम साहब क्या किया है, एक होती पहले पुलिस, इन्होंने कितनी फोर्सेस बना ली, इन्होंने अपनी एंटी नार्कोटिक फोर्स का नाम फोर्स बनाई, वो इसी काम के लिए याद रहेगा। फिर उन्होंने बना ली राइट फोर्स, यानी एहतजाज रोकने के लिए। फिर उन्होंने बना ली पीरा, वो अपना पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बना ली। वो सारों का मकसद क्या था कि अवाम को दबाना है। अब अवाम इनसे दबने वाले नहीं है, अब तो खुल के बातें होगी। और मैंने मिसाल किया, एक और छोटी सी बात बताऊं। नहीं अजहर साहब, क्या 26 नवंबर के वाक़ये के बाद जिस तरह आपकी क़यादत वहां पे दुम दबा के भागी और अवाम को तनहा छोड़ा, आपको लगता है कि अवाम आपके लिए बाहर निकलेगी? नहीं देखिए, मैं आसिफ साहब एक बात बता दूं आपको, दुम दबा के भागना। अली अमीन गंडापुर से सवालात किए जाते हैं तो वो आगे से जर्नलिस्टों के ऊपर बरहम हो जाते हैं कि मुझे पता है तुम्हें सवाल किसने दिया है। लेकिन बात तो ये है कि वहां से फरार हुए, क़यादत फरार हुई, लोगों को तनहा छोड़ा गया। आसिफ साहब देखें, एक सच्ची बात है, मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ। ये जो हाइब्रिड निजाम के अंदर बताएं, मैंने चैलेंज किया हुआ नजरबंदी का, दोबारा नजरबंदी किया, अब सैकड़ों नजरबंदी के ऑर्डर, 1000 से ज्यादा गिरफ्तारी है, 144 का निफाज लगाना, पीसीएल ईसीएल में लोगों को डालना, पीएनआई में लोगों को डालना। मैं तो आपके इनका कच्चा जड़ा सारा कुछ जानता हूँ ना। अगर हम नॉर्मल 26 नवंबर में लोग आए, गोलियां किसने बरसाई? आज तक जुडिशल कमीशन बनाने से भाग क्यों रहे हैं? 9 मई में क्यों भाग रहे हैं? यानी ये बातें अब 26 नवंबर या 9 मई नहीं होने वाला, याद रखिएगा। आप अवाम को समझ आ गई है, अवाम चेहरे पहचान चुकी है। और इसमें मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, 13 अगस्त से 14 अगस्त में आप देखिएगा कितनी दुनिया निकलेगी। झंडे बताएंगे आपको, ये नहीं है कि 4 गाड़ियां इधर लगा दे, 4 गाड़ियां उधर लगा दे, वो झंडे लगाएंगे। और ये सिर्फ यही नहीं हो रहा। 14 अगस्त वाले दिन 14 अगस्त वाले दिन मैंने शायद यूके जाना है, मैनचेस्टर के अंदर बहुत बड़ा ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक इज्तिमा हो रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर ही। और ये जो बात अभी भी आई है ना, यार बताया ये जा रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी वगैरह सारे कंट्रोल हो गए। अब आप बता दें, एहतजाज हुए नहीं 5 अगस्त के हवाले से, वहां नहीं हुए, हर जगह हुए। तो ये तो अब तो दुम दबा के भागने का मौका है इनका अब। और अब बताया यही जा रहा है कि नहीं जनाब, हम करप्शन के खिलाफ भी खड़े हो गए लोग। तो अब बताएंगे आपको। अब तो अच्छा, एक और जो जबरदस्त बात है, मैं जब यूके में था 2023 में, मैं आज तक 9 महीने रहा हूँ, जिला वतनी की जिंदगी वहां गुजारी है मैंने वहां पर। तो वहां आप इमेजिन कर लें, रिटायर्ड एसएचओ, कोई ब्यूरोक्रेट, छोटे मोटे, वो वहां जायदादें बना रहे थे इस दौर में। और यहाँ अभी वो सिर्फ पुर्तगाल की बात नहीं है, वो बाकू, आज़रबाईजान। चले एक और बात आपके सामने रख देता हूँ कि इस वक्त अब्राहिम कॉर्ड के जरिए इसराइल को तस्लीम करने के बाद अब इन्हें भी नजर आ गया सबसे सेफ हैपन जो है ना, वो इसराइल है। यानी यहाँ जो बीच में जो है ना, हमारा कॉर्पोरेट माफिया जो है, वो बीच में दाखिल हो चुका हुआ है।
और आपका सेफ हेवन आने वाले दिनों के अंदर ये जो आपके ब्यूरोक्रेट सियासतदान है, ये इसराइल के अंदर जायदादें बनाने की मेरे पास ये भी खबर है। मैं ये बता रहा हूँ कि इनकी हालत अगर सीधी होती ना तो पाकिस्तान छोड़ने की क्या जरूरत है। हमने नहीं छोड़ा पाकिस्तान, देखिए मेरे लिए बड़े चांसेस थे, हम यही रहे और यही जिएंगे, यही मरेंगे, हम नहीं भागेंगे यहाँ से इस निजाम के तहत। लेकिन वो जो लोग जिन्होंने तबाही और बर्बादी की है, मैं खबर दे रहा हूँ आपको कि वो तैयारियां कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ पुर्तगाल नहीं है, पुर्तगाल तो एक वैसे बहाना है। अगर किसी वक्त वो अपना स्विस अकाउंट नवाज शरीफ के उस वक्त निकाले होते, फिर आपके सामने पनामा के आए, फिर आपका दुबई लीक्स आए, कितनी चीजें आज सामने आ चुकी हैं। और गवर्नमेंट इतनी सिंसियर होती तो 3.5 साल में ये बहुत कुछ कर सकते थे। अब आवाम खड़ी होगी, याद रखिए। इस वक्त आप लोगों की तहरीक का जो एक नुक्ता है जिस पे आप लोगों का ये पूरी तहरीक मरकूज़ है, वो बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से बात होती है। और आपको लगता है कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो तमाम मूवमेंट है या क़यादत है वो इस बात पे मुत्तफ़िक है? आप समझते हैं कि वो भी इसमें हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं? अब तो एलामिया उन्होंने दे दिया। अगर वो इलामिया देने के बाद देखिए ना, इलामिया वो डर गए थे, वो कॉन्फ्रेंस नहीं होने देगी उनकी। यानी आप डरते किस बात से है? वो आप समझते आपने सारा कुछ कंट्रोल कर लिया है तो होने देते, वो तो होने नहीं दिया इन्होंने। अब क्या है, अब आप देखिए वो इलामिया आपने सारा देख लिया। अब सिर्फ इमरान खान की रिहाई की बात नहीं हो रही, साथ उस इलामिया में 26वीं आईनी तरमीम खत्म होने की बात हो रही है, ठीक है ना जी। और नया मिसाक पाकिस्तान करने में जमहूरियत की बात हो रही है। पुराने मिसाक जो तबाही बर्बादी कर दी है ना, तो वो सिविल लिबर्टीज की बात हो रही है। अब तो अब ये बात भी आ गई कि किसी एक्सटेंशन को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये तो आज का एजेंडा आपने ये भी देख लिया। यानी अब तो वजाहत के साथ देखिए, सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ अब आपको वक्त से पहले खबर दे देता हूँ, 13 अगस्त का ये एहतजाज हो जाता है। सर नंबर आपके कम होते जा रहे हैं, ना एहलियाँ हो रही हैं, सजाएं हो रही हैं। आप किस तरह इन तरामीम को, या फिर आप इस चीज़ को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं विद इन द पार्लियामेंट? तो आप इसके ऊपर कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। देखिए वो तो हम पहले भी नहीं कर सकते थे। वो तो हमारे से फॉर्म 45-47 छीन के हमें कहा जाता है पार्लियामेंट में आकर करें। पार्लियामेंट में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप। इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम सिस्टम बुलडोज नहीं किया इन्होंने। अब 27वीं आईनी तरमीम सिस्टम को मजीद बुलडोज करना चाहते हैं, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम अब इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। 2/3 अक्सरियत जिस तरह से ली है, ये नालियां करके चाहते हैं आप कि आप बिल्कुल आप असेंबली के अंदर आप बैठे, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का तसलसल बरकरार रखने के लिए जो तरीकाकार हमें तय करना चाहिए ना, जो पैरामीटर्स तय करना चाहिए। और यहाँ तो ये भी खबरें आ रही हैं कि वो जो खुफिया रिकॉर्डिंग, शाहीन सैफई साहब आपने सुना नहीं शायद, वो बता रहे हैं खुफिया रिकॉर्डिंग है जहाँ मुस्लिम नून के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग जो है इस सारे निजाम के खिलाफ बातें क्या कर रहे हैं। कुछ चंद लोग जिनको नवाजा जाता है, अब कोई ऐसी है जिनको नवाजा नहीं गया तो वो बातें तो फिर इस तरह की होंगी ना। वो कहेंगे जब तुम खा रहे हो तो हम भी सारा खाए ना, सिस्टम सारा करप्ट कर दिया ना आपने। तो वो लोग, अब अगली जो बात है कि आगे अवाम में शक्ल भी दिखानी है। पीपल्स पार्टी बड़ा इंटेलिजेंटली खेलती रही है, नून लीग बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, और उसको ज्यादा एक्सपोज तो हर एक ने बता दिया। एजाज सईद का प्रोग्राम शायद आपने देखा हो, जिसमें उन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ को लाने वाले जनरल जिया वजीर खजाना बनाया, फिर वजीर आला बने, और उसके बाद डिलीवरी बॉय थे मुस्तफा जदई के दौर में, फिर IGI बनाएगी। अब ये यानी आज हमें बताते हैं, जरा खुद देखे ना, खुद कहां से पैदावार निकले और खुद क्या से कहां तक पहुंचे आज बैठकर। शर्म हयात फिर ना आए तो क्या कर सकते हैं। लेकिन यही इल्जाम 2018 की आपकी हुकूमत के ऊपर भी आया था कि जी किस तरह लाई गई थी, इसके ऊपर भी यही इल्जाम था, कैसे बनाई गई, क्या हुआ। तो ये तमाम हकाइक जो हैं सियासत में दर्ज हैं। इसके अदवार को अगर देखें तो उसमें हर कोई बंदा, हर पार्टी कोई ना कोई बेनिफिशरी है इसमें। देखिए मैं आसिफ साहब अब 2 मिनट के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। मैं इस निजाम को बड़ा करीब से देखा है। जनरल जियाउल हक के बाद जब ये निजाम सारा आया, IGI बनी, उसके बाद हुकूमतें आती थी 20-22 महीने के लिए। नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ, फिर आया जनरल जियाउल हक का, जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर। तो ये 3.5 साल ये हुकूमतें चलती रही। और मैं यही अब फर्क बताने लगा हूँ। हम जब आए ना, हमारी मजबूरी थी एस्टैब्लिशमेंट, सारा निजाम चलाना है, हुकूमत में थे ना। नवाज शरीफ जो एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, वो हुकूमत के अलावा वो आपके सामने आ चुका है। डिलीवरी बॉय की बातें हैं, वजीर खजाना बनना, वजीर आजम बनना। हमें अगर आए थे, अगर मैं बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, अब कब आए थे? अगस्त 2018 में। अप्रैल 2019 में जनरल बाजवा का ख्वाजा आसिफ खुद इकरार कर चुके हैं, कई जगह इकरार चुके हैं, उनसे राब्ता हो गया। और नवाज शरीफ अगर वाकई ये निजाम देख लेना, 3.5 साल से जेलों से निकले नहीं है, तो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। और अगर हम वाकई ऐसे निजाम का हिस्सा थे तो जनाब नवाज शरीफ साहब तो नवंबर में निकल गए मुल्क से बाहर।
वो प्लेयर्स तो आ गई, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। अपना फैसल बाडा ने सारा कुछ खुल के प्लेयर्स की रिपोर्टें कहाँ तैयार हुई, सारा कुछ तो बता उसकी दिया। अप्रूवल तो आपकी नंगा तो कैबिनेट कर ने दिया दी इसने थी, आपको। आपकी हुकूमत की कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी थी उनके बाहर जाने के देखिए हवाले से। उसकी वजह यास्मीन मैं जब राशिद आपसे साहिबा मैं रो कोशिश पड़ी थी, वो रो पड़ी थी। आपकी श्री मज़ारी साहिबा जो थी वो घबरा गई थी, ऐसी रिपोर्ट आई थी कि उनको फ़ौरन भेज दिया जाए। तो ये तमाम देखिए चीज़ें आसिम, तारीख हक़ाइक़ में मबनी हैं जनाब। तारीकी के हवाले से बात की जाए अगर सियासी तारीकी, तो ये तमाम चीज़ें वर्क बाय वर्क दर्ज हो रही हैं। अज़हर सिद्दीक साहब आप आसिम, मैं जो कि बड़ी बारीकी से चीजों को देखता हूँ। देखिए वो रिपोर्टें तैयार करने वाले कौन लोग थे उस वक्त, ये एस्टैब्लिशमेंट थी, सारा जो कुछ किया उन्होंने। मजेदार बात बताऊं आपको, हमारी काबीना में जब बात आई सर, तो आपके काबीना बिलावट ने कहा जनरल फैज हमीद साहब थे, हाँ चले जो भी थे, आपके अभी बिलावट, सामने आपकी है, जो जमात भी को थे। चलाने वाले। अजहर साहब थैंक पहले यू वो वेरी जो मच। भी थे वो हम उनकी क्योंकि वक्त थोड़ा सा महदूद है, इस पे मजीद गुफ्तगू भी करते, कुछ हकाइक और भी हैं जिनसे आपके ऊपर सामने रख के बात की जा सकती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अपने अगले हिस्से की जानिब अगले नए मेहमान के साथ। मैं चाहूँगा वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल साहब। खुश आमदीद कहते हैं, आप वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। कादिर मंदुखेल साहब, इस वक्त शाखसाने करप्शन के बहुत ज़्यादा खुलना शुरू हो गए हैं। सियालकोट के ADCR की बात की जाए या फिर ख्वाजा आसिफ के ट्वीट की बात की जाए, ब्यूरोक्रेसी पंजाब की 50% पुर्तगाल में अपनी जायदादें बना रही है, नेशनलिटियाँ ले रही है। और उसके अलावा पता नहीं, मालिक साहब के प्रोग्राम में हमने देखा 2000 अरब रुपए के करप्शन की बातें हो रही हैं। तो इस गंगा में किस किस के हाथ रंगे जा रहे हैं? और आप लोग तो इस वक्त शराकतदार हैं हुकूमत में, आप लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम आएगा या फिर आप लोग इससे मुबर्रा हैं? देखिए मोहतरम, ख्वाजा आसिफ का या किसी और की करप्शन का हम कैसे जिम्मेदार होंगे? और इतना पावरफुल वजीर, जहां पिछले 25 साल से वो कंधों पे चढ़ के और वो कौमी असम्बली का मेंबर और वजीर बनता आ रहा है मुखबर खास के तौर पे, और उसके हल्के में तो चपरासी भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं लग सकता है। और इतना बड़ा ADC रेवेन्यू जो है ना, वो जो करोड़ों रुपए उसके अपने अकाउंट से निकले हैं। और ये मैं बताऊं कि ये तो जो निकले हैं ये भी गलत रिपोर्टिंग हो रही है। ये जो निकले ये उनका अपना हिस्सा है, जो 5% हो या 10% जो अपने लिए उसने बचा के रखा, ये वो पैसे है। जो पैसे आगे दी है वो कितने हैं उसके हिसाब कोई चैनल नहीं बता रहे। और दूसरी बात ये कि ख्वाजा आसिफ इतना चीख क्यों उठा, वो उसकी वजह ये जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट की है ब्यूरोक्रेसी के बारे में, और उसका कहना यह था कि मेरा बंदा पकड़ा गया है, बाकी क्यों नहीं पकड़े जा रहा है। सही। उससे तो पूरा का पूरा जो ना वो मुल्क को जो ना वो करप्शन वो दे दिया है कि भाई ये सारे करप्ट है। और इसमें भी कोई शक नहीं है। पिछली असेंबली में मैंने एक बिल पेश किया था कौमी असेंबली में कि बाबा ये जो हमारे बच्चे बच्चियां कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो पढ़ के आते हैं, ये आखिर इनको नौकरियां कब मिलेंगी जब ये बूढ़े बाबे जो ना आप रिटायरमेंट के बाद भी मुख्तलिफ पोस्टों पे ले रहे, जैसे वज़ीर आज़म का मुशीर है ये तोकीर शाह, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, अब उसका एडवाइजर है। उससे पहले आज चीमा था, उसके साथ करप्शन में भी मुलव्वस था, आज एडवाइजर है। और इसी तरह मुख्तलिफ महकमों में जैसे ये जो मोतसब अदारे हैं या वफाकी मोतसब है, वो पिछले 10 साल से चीफ सेक्रेटरी रिटायर होने के बाद वो इस चीज पे बड़ा जमा है। क्या क्वालिफिकेशन है इस शख्स की? कादिर साहब, सारी बातें तो एक तरफ, सारी बातें तो एक तरफ, इस हुकूमत की कायम दायम रहने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिरा जाता है क्योंकि उनके वोटों से ही हुकूमत खड़ी है। देखिए मैं एक चीज़ ये बताऊं कि इमरान खान साहब की मशावरत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात हुआ था, आज सबसे ज्यादा उसके खिलाफ है। तो अगर हमारे वोटों से हुकूमत बनी है तो उसका मतलब ये है कि उनकी काली करतूत का भी हम जिम्मेदार होंगे। हाँ, हमारे अंडर जो महकमे हैं, ऐवान सदर में कोई करप्शन हो जाए तो जरूर बता दे, डिप्टी स्पीकर के सतह पे हो जाए, चेयरमैन सेनेट की सतह पे हो जाए तो आप जरूर उसकी निशानदेही करें, या गवर्नरों के सतह पे हो जाए। मगर वजीरों के सतह पे, एडमिनिस्ट्रेशन के सतह पे जो फाकी हुकूमत नून लेके हाथ में, उसकी जिम्मेदार कैसे हो सकता है मेरे भाई? लेकिन बात ये आती है ना कि आप लोगों की खामोशी भी तो इसके ऊपर, जैसे कह सकते हैं ना कि इतराफ जुर्म होती है। आप लोगों की तरफ से कोई इसके ऊपर? देखिए आप बात तो घुमा फिरा के फिर हमारी तरफ ला रहे हो। मैं एक आदना सा रुकन बोल रहा हूँ ना, खुल के बोल रहा हूँ। और फिर ये जो अदारे बने हुए हैं,
चाहे वो एंटी करप्शन हो, चाहे वो FIA हो, चाहे ये नेब हो, तो ये किस खेत की मूली है? इनका क्या काम है? ये जो तनख्वाहें करोड़ों अरबों रुपए ले किस बात का ले रहे हैं? यानी जिसको जो चाहे डाल लेते हैं, जिसको जो चाहे ना नहीं डालते हैं। नहीं देखिए ना और कादिर कई मंदुखेल application साहब, मुझे पता मेरा है कि मकसद नेब में लगी हुई है, आपकी नेब तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं उसके ऊपर। आपकी तरफ बात करने का मकसद ये है ना कि फैसल करीम कुंडी गवर्नर KPK हैं, तो वो KPK की करप्शन भी और तमाम मामलात को डिस्कस करते हैं, सारी बातों को वो मीडिया में लेकर आते हैं। तो आपके गवर्नर पंजाब में भी बैठे हुए हैं सलीम हैदर साहब, तो वो क्यों चुप बैठे हुए हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे? नहीं उसका वो चुप नहीं बैठे हुए, लेकिन उनके पास ऐसी कोई मालूमात होगी। आप मुझे बताओ गवर्नर के इसमें कौन सा अदारा जो उसके अंडर है जो मालूमात देगा? फैसल करीम कुंजी साहब जो पार्टी के तर्जुमान भी रहे, तो उनको वैसे प्रैक्टिकली उसको हर चीज पता है, लेकिन गवर्नर पंजाब को वो रसाई नहीं है। आप देख रहे वो गरीब कोई अगर वो सैलाब जदगान के लिए भी आवाज उठाता है तो अब ठक से आगे अगले दिन उज़मा बुखारी तैयार खड़ी होती है और उसको मलाम ताम करने के लिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि गवर्नर खामोश है। गवर्नर के पास वो मालूमात नहीं है जो फैसल करीम कुंडी साहब या आप और हमारे पास है। जी अच्छा, दूसरा ये है कि अब तो चले ये तमाम चीज़ें स्टैंडिंग कमेटीज़ में, जैसे हम 2016 से देख रहे हैं, कोहिस्तान स्कैंडल केस था और बहुत सारी चीज़ें थी। अब ये सरफेस पे जो करप्शन आ रही है, इस पे ही आप लोग पार्लियामेंट में आवाज़ उठा सकते हैं ना। सेनेट में तो आप लोगों की अक्सरियत हो गई है इस वक्त, अगर हम देखें तो बहुत सारी कमेटियों के आप लोग हमारी सरबराह हैं। अक्सरियत नहीं देखिए, अक्सरियत नहीं होती है सेनेट में। हमारी अक्सरियत उसको कहते हैं जो 2/3 मेजॉरिटी हो। हमारे तो पास 26 सेनेटर्स है। और दूसरी बात ये, जो कमेटी के चेयरमैनशिप जहाँ जहाँ हमारे पास है, उस कमेटी का मेंबर के साथ साथ 2 या 3 मेंबरान और पीपल्स पार्टी के, बाकी तो तमाम पार्टियों के हैं। और वहाँ लगभग 21 मेंबरान होते हैं और 21 मेंबरान की मेजॉरिटी जिस तरफ होता है और वो बिल पास हो जाता है या उसको रिजेक्ट करता है, तो वो कमेटी के चेयरमैन का मतलब ये नहीं है कि वो फुल फ्लेज उनके पास इख्तियार है। कोई इख्तियार नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो इजलास कॉल कर सकते हैं, उसके अलावा उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो लाएअमल आप लोगों का क्या होगा इस तरह के, जिस तरह करप्शन के केसेस सरफेस पे आ रहे हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं कि आप लोगों की खामोशी जो होगी, क्या आप लोगों के ऊपर उंगलियां नहीं उठेंगी फिर? नहीं, हमारे ऊपर नहीं उठेंगी। मैं तो चाहता हूँ कि अच्छा है और थोड़ा सा नंगे हो जाए, थोड़ा सा और खुल के सामने आ जाए, ताकि आवाम को उनका असल चेहरा, जो कि पंजाब के आवाम को पूरी तरह से नहीं पता है या दांदी से उनको छुपा लिया है, तो अच्छी तरह पंजाब की आवाम को उनको पता चल जाए कि ये करप्शन में कितने मास्टर है और कितनी असर रसूख वाले, और कितने 35 साल से तो ये मुसलसल हुकूमतों में आ रहे हैं पंजाब के। तो ये मेरे ख्याल में असल चेहरा जो है ना वो आवाम के सामने अभी नहीं आया। अभी नहीं आया तो, लेकिन बात ये आती है कि पीपल्स पार्टी का एक, जिसे कह सकते हैं ना कि असर रसूख, और जिसे कह सकते हैं कि ग्राउंड लिंक, आवाम के साथ राब्तों की बात जो की जाती है, जिस तरह के पंजाब में पैकेजेस चल रहे हैं या वहाँ पर जिस तरह के वज़ीर आला प्रोग्राम्स लेकर आ रही हैं, आपको लगता नहीं है कि पंजाब में जो पीपल्स पार्टी का एक अपना रख रखाव था और पाकिस्तान में उसका फुट स्टेप था, वो ख़त्म होता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। टिकटॉक के ये जरूर हमारी नाकामी है, हमारी कमजोरी है कि हम टिकटॉक के मास्टर नहीं है। और पंजाब में अगर 1 रुपए का काम होता है तो 10 रुपए इश्तिहार पे खर्च होते हैं। आपको पता है कि एक अखबार ने 60 पेज जो है ना वो CM पंजाब के तारीफ में लिखा। इसी तरह टीवी चैनल में आप देख रहे हैं हर 2 मिनट बाद इश्तिहार आते हैं और वो करोड़ों में होता है। तो ये पैसा बजाय आवाम पे खर्च करने के बजाय वो इश्तिहारों पे खर्च करे, तो यकीनन आप भी उस चीज़ का करें कि पंजाब में काम हो रहा है। और ये मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि वफाकी हुकूमत है, जहाँ पंजाब के हर जिले में उन्होंने मोटरवे दे दी है। पूरे सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में एक भी मोटरवे नहीं है। तो ये मैं कहता हूँ कि छोटे सूबों के साथ ज्यादती तो हमेशा बड़े भाई की हिस्से से वो करते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें तो आपको पता है। कराची जहाँ पिछले 25 साल से जो है ना वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है कि 4 मंसूबे के लिए इस मरतबा 2-3 अरब रुपए लगे चाहिए थे उनको, 40 अरब और दिए 2-3 अरब। फिर उसके बाद K5 मंसूबा हमने वो किया था खुर्शीद शाह की वजारत में, जो मेराल का NA-242 का जहाँ मुखबर खास है, मैंने और शहबाज शरीफ साहब भी इससे इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ पे, और वो एंड टाइम पे
शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने 12 अरब 72 करोड़ का लाइन दिए, और अभी 3 दिन बाद इंशाल्लाह 13 अगस्त को इनका इफ्तिताह होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पैसे सिर्फ जो जीटी रोड है वहाँ खर्च करते हैं, न तो जनूबी पंजाब में खर्च करता है, न वो सिंध बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में खर्च करते हैं। इवन कि अपना हल्का जो बल्दिया टाउन NA242 है, शहबाज शरीफ साहब ने 5 रुपए आज तक खर्च नहीं किए, दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म आ रहा है। मंदुखेल साहब, अपोजिशन का किरदार तो बिल्कुल मादूम होता जा रहा है। अदालती सज़ाओं के बाद अगर हम देखें तो अपोजिशन तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सिमट के रह जाएगी। तो आपको लगता नहीं है कि एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा? पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं है, हुकूमत की सपोर्ट में है, आप भी ये बार बार कहते हैं, आपके रहनुमा भी यही कहते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना किरदार निभाना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे। मैं तो एक अदना से रुकन की हैसियत से मैं एक मशवरा भी दूंगा और मुतालबा भी करूंगा कि पीपल्स पार्टी को पूरी तौर पे हुकूमती बेंचों से अलग होकर अपोजिशन बेंच पे बैठना चाहिए। वैसे वैक्यूम है, वैसी कोई सियासी पार्टी पार्लियामेंट में है ही नहीं है, और पीपल्स पार्टी इस वक्त मुस्लिम लीग नून के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है जहाँ 74 हमारे पास MNA है। तो मैं तो ये गुजारिश करूंगा पीपल्स पार्टी से कि वो अपोजिशन बेंचों में आए और अपोजिशन का किरदार अदा करे, क्योंकि ये हुकूमत जो है ना, ये बस सिर्फ जो है ना वो टिकटॉक की हुकूमत है। आवाम के लिए उनकी न दिलों में कोई है ना वो कोई काम करना चाहते हैं, और खसूसी तौर पे जनूबी पंजाब की सिंध बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा के आवाम के लिए न पहले कभी किया है, न आइंदा उनका कोई इरादा है। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बका के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस अंदाज में सिंध तक महदूद होकर रह गई ये जमात, पंजाब से वाइप आउट हो गई है, तो आपके ख्याल में कि इस पे काम करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल काम करने की जरूरत है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा गवर्नर बैठा हुआ है, आप गिला भी कर रहे हैं। वो बेचारा अगर सैलाब जरगान के लिए भी आवाज उठाता है तो वो मरियम बीबी ने वो उज़्मा बुखारी को पीछे लगा है और पता नहीं क्या क्या वो गलीज गुफ्तगू करती है पार्टी के बारे में या गवर्नर के बारे में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को काम नहीं करने दे रहे हैं, और जब काम नहीं करने दे रहे सिंध में, तो वैसे मुस्लिम लीग नून का एक भी MPA नहीं है, और बलूचिस्तान में यकीनन हमारी मखलूक हुकूमत है उनके साथ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को जो है ना वो पंजाब में भी अपोजिशन के किरदार अदा करना चाहिए, और कौमी असम्बली में भी अपोजिशन के किरदार अदा करना चाहिए, जहां हमारी दूसरी बड़ी पार्टी इस वक्त पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में, जहां हमारे 74 MNA इस वक्त। तो मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को खुल के हुकूमत के खिलाफ जो है ना आना चाहिए, और अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, और आवाम को हकायक बताना चाहिए कि क्या क्या कमजोरी है, क्या क्या करप्शन है, ये सारी चीजें आवाम के सामने रखना चाहिए। तभी जाके आवाम को सुकून आएगा और उनको एक मुतमईन होंगे। अगर नून लीग वाले पंजाब में मैं कहता ना 1 रुपए का काम करते हैं तो 10 रुपए का इश्तिहारात अपने ऊपर लगाते हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा सूरत। नहीं तो सिंध में किसने रोका है कि आप भी इश्तिहार ना लगाएं? आप भी इश्तिहार लगाएं, कुछ लोगों का दाल रोटी चलेगी, रोजगार चलेगा, मीडिया वालों का। देखिए, अगर आप अच्छा समझते हो कि 2 रुपए का काम करने की बजाय 20 रुपए का इश्तिहार लगा ले, अगर आप अच्छा समझते हो, मशवरा देते हो, तो फिर आपका मशवरा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ कि जो काम होता है वो नजर आता है। अभी 13 तारीख को बिलावल साहब पानी की लाइन का हब कैनाल का इफ्तिताह कर रहे हैं, 100 MGD जो है ना, उस हवाले से मैं समझ रहा हूँ कि जिला केमाड़ी और जिला वेस्ट जो है ना वो पानी से जो है ना वो जहाँ महरूमियत थी, जहाँ पानी का कतरा नहीं था, वहाँ काफ़ी हद तक मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि हम प्रैक्टिकली काम करें, बजाय हम अरबों खरबों पे जो है ना वो इश्तिहारात पे और टिकटॉक पे खर्च करें। टिकटॉक और इश्तिहारात पे खर्च करने से बेहतर है। लेकिन सदर साहब के हवाले से भी पिछले दिनों खबरें उड़ा दी गई थी कि शायद उनको सदारत से हटा दिया जाएगा। ये कौन खबरें उड़ा रहे हैं, आप मुझे बताएं। मुझे नहीं पता कि कौन लोग हैं जो इस तरह खबरें उड़ा रहे हैं, और आप देख रहे हैं DG ISPR से भी सवाल किया गया, उन्होंने भी उसकी सख्ती से तरदीद की है, हुकूमती नुमाइंदों ने भी तरदीद की है। तो ये ना जाने कौन किसे उड़ा रहे हैं, किस तरह उड़ा रहा है। सदर साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में ये पहला सदर है जो सिविलियन सदर है, दूसरी मरतबा आ रहा है, और इंशाल्लाह अपना टेनोर पूरा करेगा। और अगर टेनोर पूरा नहीं कर सकता है तो आपको पता है मुआवजे का जो एक तहरीक का ये ऑप्शन है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए चारों सूबाई असम्बली में और सेनेट और कौमी असम्बली में। वो अगर हुकूमत के पास है तो जरूर शौक पूरे करे, लेकिन मुझे नहीं कब तक चलेगा मंदुखेल साहब कि आप बजट पास कराने के लिए या तरमीम को जो भी आइन में की जा रही होती हैं उसमें वोट डालने के लिए रह जाएं, बाकी जो हुकूमत है, क्योंकि हमने तो बीच में सुना था कि शायद पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत में मिनिस्ट्रियों में आ रही है, लेकिन उसके बाद फिर देखा हमने कि वो दूर है।
देखिए मोहतरम, आप अगर आईनी तरमीम की बात करें या बजट का, तो आप मुझे बता दो कि आईनी तरमीम जो 26वीं पास हुई उसमें पाकिस्तान की कौन सी पार्टी ने मुखालफत की? एक पार्टी का नाम तो बताएं। क्या मौलाना साहब सरगर्म नहीं थे? क्या पीटीआई इनडायरेक्ट मौलाना साहब के साथ वही रऊफ हसन का और गौर खान का बयान जो है ना वो रिकॉर्ड में मौजूद है कि इससे अच्छी तरमीम ही नहीं है कोई। तो तरमीम के तो सबने हिमायत की है, उसकी मुखालफत तो किसी ने नहीं की है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में से पूछा गया है पीटीआई के वकला से कि भाई आपने मुखालफत क्यों नहीं की? उन्होंने कहा हमने बाइकाट किए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि बाइकाट का मतलब है तो आपने और एक स्पेस दिया है, आपको मुखालफत करनी चाहिए। मुखालफत उन्होंने नहीं की है, बाइकाट की है। बाइकाट का मतलब ये है कि एक खुला रास्ता दे दिया हुकूमत को। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इनडायरेक्ट तो वो एग्री थे ना, वो जो मुज़ाकरात मौलाना साहब के साथ उनके हो रहे थे और दिन रात जो उनकी मीटिंगें हो रही थी, तो उसमें तो एक भी ऐसा बयान आप नहीं दिखा सकते हो कि उन्होंने कहा नहीं ये कहा। ये जरूर हुआ है कि मौलाना साहब जहां पीपल्स पार्टी या नून लीग मिसाक की जमहूरियत के तहत आईनी अदालतें अलग बनाना चाह रही थी, मौलाना साहब या तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत से आईनी बेंच बनवा ली है। बाकी मुखालफत तो कोई किसी ने नहीं की है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप बता दें मुझे कोई ऐसा कोई बयान हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप हमारे प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे। नाज़रीन, बात पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से देख के की जाती है, चाहे सियासी इस्तेहकाम की बात की जाए या माशी इस्तेहकाम की बात की जाए। माशी इस्तेहकाम उस वक्त तक मुमकिन नहीं होता जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, और सियासी इस्तेहकाम के लिए सब जमातों को मिल बैठ कर इस बात को तय करना होगा, चाहे वो मिसाक जमहूरियत के नाम पे किया जाए या मिसाक सियासत के नाम पे किया जाए, कि मुल्क की बका और सलामती सर फहरिस्त रख कर कोई भी सियासी एजेंडा बनाया जाएगा। और जब तक ये चीज़ तय नहीं हो जाएगी तो उसके बाद तक हमारे मईशत के हवाले से, माशी इस्तेहकाम के हवाले से कोई चीज़ बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आएगी। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।